फाइटर एकेडमी में आप सभी विद्यार्थियों का हम स्वागत अभिनंदन करते हैं। काफ़ी दिनों से लगभग हमने 18 मार्च 2020 को कोरोना वायरस जो चीन के वुहान से स्टार्ट हुआ था, उसको लेकर हमने भी लगभग मध्य प्रदेश हो चाहे देश हो, अन्य देश हो, सभी जगह कोरोना को लेकर धीरे धीरे लॉकडाउन की स्थिति आने लगी। हमारी कोचिंग के द्वारा लगभग 18 मार्च तक निरंतर आपके लिए सभी प्रकार की क्लासेस आयोजित की गई थी, लेकिन कुछ समय पश्चात आदेशों के अनुसार हमने 18 मार्च से लेकर 31 मार्च तक का अवकाश रखा था। फिर धीरे धीरे इसी को आगे बढ़ाया गया और जो आज तक चल रहा है लगभग आज 25 मई 2020 तक। फिर हमने सोचा कि आप विद्यार्थी हमारे ऐसे होनहार विद्यार्थी हैं, ऐसी प्रतिभाएं हैं, क्योंकि इंदौर और भोपाल ऐसी जगह है जहाँ शिक्षा का केंद्र माना जाता है, वहाँ इतना ज़्यादा इस वायरस का खतरा बना हो कि आप लोग वहाँ से पहुँच भी नहीं पाएंगे। तो हमने सोचा कि क्यों ना हमारे शुजालपुर क्षेत्र हो, शाजापुर जिला हो, हमारे क्षेत्र के आसपास से जो जुड़े हुए राजगढ़ जिला है, सीहोर है, हम उन विद्यार्थियों के लिए जब तक निरंतर क्लासेस प्रारंभ ना हो, जब तक के लिए हम आपके लिए ऑनलाइन क्लासेस लगातार चलाते रहेंगे। ये हमारे फाइटर एकेडमी के फाउंडर मनोज सिसोदिया सर का भी ऐसा आग्रह है और हमारे भी लगभग काफ़ी दिनों से हमने भी पढ़ाया नहीं है, तो फिर हमने सोचा नहीं कुछ ऑनलाइन पढ़ाया जाए, ताकि आपका जो अभी लगभग सितंबर माह से जो भर्तियाँ आने वाली है, व्यापम की आए चाहे एसएससी की आएगी, क्योंकि कुछ बच्चे हमारे जो है रेलवे एनटीपीसी की तैयारियाँ कर रहे थे, उन्होंने कहा कि सर कब एग्ज़ाम होगा, तो उनका भी डिले हो चुका है एग्ज़ाम। फिर रही बात कि संविदा वर्ग 3 की हम क्लासेस पढ़ा रहे थे, शाम की जो बैच चलती थी, तो उन बच्चों को जो है ऐसा लगता होगा कि सर अब होगा कि नहीं होगा, हमने इतनी तैयारी की, तो आप लोगों के एग्ज़ाम फिर से होंगे, लेकिन उनका टाइम शेड्यूल जारी किया जाएगा। हालांकि मध्य प्रदेश सरकार ने आपके लिए सितंबर माह में लगभग संविदा वर्ग 3 की जो एग्ज़ाम्स होना है वो लगातार फिर से आयोजित होगी। तो आप लोगों के हित में देखते हुए हम फिर से क्लासेस प्रारंभ कर रहे हैं। रही बात कोरोना की, तो कोरोना में लगभग भारत में आज 25 मई तक की हम अगर बात करें तो 1,45,000 केसेस हो चुके हैं, और इसमें हमारे देश में सबसे टॉप पे चल रहा है महाराष्ट्र का, लगभग धारावी जो एक क्षेत्र है वहाँ, उसके बाद आपका इंदौर है, फिर दिल्ली है, ऐसी कुछ सेंसिटिव एरियाज है। तो इन्हीं को देखते हुए फिर कोरोना के केसेस बढ़े जा रहे हैं, डेथ्स भी हो चुकी है लगभग 4,500। तो ये लगभग सिलसिला दिसंबर तक चलने वाला है, लेकिन फिर भी हम आपके लिए प्रयास करेंगे, आप भी हमारे साथ थोड़ा कोऑपरेट करेंगे। और जो पढ़ने का मजा क्लासेस में होता है, हालांकि वो आपको नहीं मिल सकता है, लेकिन फिर भी हम आपके लिए प्रयास करेंगे, हर चीज़ें आपको कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाया जाए, ऐसा हमारे सर का भी आग्रह और हमारी भी ऐसे सूचना है। और आप राम सर से भली बात ही परिचित होंगे। तो हम आज बात करना चाहते हैं भूगोल के बारे में, और भूगोल में हमने लगभग आपको पढ़ाया, सारे टॉपिक्स क्लियर किए थे, भारतीय भूगोल भी आपको पढ़ाया, फिर हमने लगभग हर सब्जेक्ट को लेकर मैंने जितना मेरे अंदर एक प्रतिभा थी मैंने आप तक सब पहुंचाने का प्रयास किया था। फिर विश्व भूगोल में मैंने आपको महाद्वीप के सारे टॉपिक्स क्लियर किए थे। फिर हम सोच रहे हैं कि आपको एक नई पहल के साथ फिर से हम इसको प्रारंभ करें, और प्रारंभ करने के सिलसिले में हमने भूगोल में हम प्रारंभिक बिंदु को उठाते हैं कि वास्तव में अगर हम भूगोल की बात करें तो भू से हमारा यहाँ भूमि, मतलब भूमि का मतलब बात करें तो इस पृथ्वी, और यहाँ गोल से मतलब इसके सर्कल के बारे में हम बात करेंगे। और भूगोल वास्तव में हमारा एक अपना परिवेश है। इस परिवेश की बात करें तो इसके लिए हम 2 सिद्धांतों पे काम करेंगे कि वास्तव में अगर पृथ्वी का जो उद्गम हुआ है उसका उद्गम का कैसे कहानी है, उसके अलावा इस पृथ्वी के उद्गम के अगर आगे बढ़े हम, तो इस उद्गम के अलावा हमारे पास यहाँ पर जो महाद्वीप है, आज जैसे हम कहते हैं कि हमारे पास यहाँ 7 महाद्वीप हैं, तो इन महाद्वीपों का निर्माण कैसे हुआ है, इन महाद्वीपों के ऊपर भी हम बात करेंगे। फिर अगर बात करें कि ये महासागर जो है, इन महासागरों का निर्माण कैसे हुआ है, उनकी भी हम बात करेंगे आपके सामने। फिर यहाँ से चलते हैं कि जैसे भारत एक देश है, तो ऐसे देश जो निर्मित हुए हैं इनके बारे में भी हम बात करेंगे। वास्तव में हमें भूगोल की जो बात करनी है वो लगभग यहाँ भारत भूगोल की बात करेंगे, लेकिन हम पॉइंट टू पॉइंट समझने का प्रयास करेंगे कि अगर भारत आज लगभग 4 तरफ से एक समय पानी से घिरा हुआ था, हालांकि आज तीनों तरफ से है पानी, तो ये कैसे स्थिति निर्मित हुई,
अगर महासागर बने तो कैसे बने हैं, अगर महाद्वीप बांटे गए तो कैसे बटे होंगे, और पृथ्वी का उद्गम हुआ तो ये कैसे हुआ। हालांकि पृथ्वी का जो उद्गम की कहानी है वो हमारे ब्रह्मांड की कहानी है, मतलब यूनिवर्स कॉस्मोस की एग्जाम्पल है। तो हम जब भी ब्रह्मांड के टॉपिक के बारे में क्लियर करेंगे तो यहाँ पृथ्वी के उद्गम की बात हम करेंगे आपसे। लेकिन हम यहाँ बात करना चाहते हैं कि ये जो हमारा एक पूरा का पूरा सर्कल है पृथ्वी का, इसका आपको हम बता भी चुके हैं कि इसका जो आकार है वो लगभग नाशपाती जैसा आकार है, और ये अपने अक्ष पर लगभग 23.5 झुकी हुई है। इसका हमने आपको नया नाम भी बताया था कि ये लगभग जियोइड, जिसे हम कहते हैं हिंदी में भूलक्षब्ध आकृति की है। इस पृथ्वी की अगर हम बात करें तो ये आपके पास एक ग्रह है, और इस ग्रह की अगर हम बात करें तो हमारे पास लगभग सौर मंडल का हम जो ब्रह्मांड का टॉपिक बात करेंगे उसमें ये लगभग बुध है, शुक्र है, उसके बाद पृथ्वी तीसरे नंबर का ग्रह आता है। हालांकि ये जो क्रम की अगर हम बात करें, सूर्य के बाद सूर्य है, बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, लेकिन ये क्रम के अनुसार तीसरे नंबर पे आता है और आकार के नंबर पे 5वें नंबर पे आता है। इस पृथ्वी की अगर बात करें तो कहते हैं कि पृथ्वी के अंदर यहाँ जो आज महासागर बने हुए हैं, चाहे प्रशांत महासागर की बात करें, अटलांटिक महासागर की बात करें, या आर्कटिक की बात करें, या हिंद महासागर की, यहाँ जो पानी आज पहुँचा है ये पानी कैसा आया होगा वास्तव में। तो जब हम ब्रह्मांड के अध्ययनों की बात करते हैं तो कहते हैं ब्रह्मांड में यहाँ हाइड्रोजन और हीलियम गैस जो है इनकी विद्युतता है, और ये गैसेज जो होती है इनसे जो वाष्प या ऊष्मा निकलती है, इनसे कहीं ना कहीं जो जल के कण है वो भी यहाँ निर्मित हुए हैं। और जब जल के ऐसे कण बने होंगे तो क्यों बने हैं कि यहाँ हमारे पास हाइड्रोजन भी है, और अगर ये दो तत्व जो एलिमेंट्स यहाँ अवेलेबल है तो इनके साथ यहाँ पर एक और एलिमेंट मतलब ऑक्सीजन भी होगा, और अगर ये एलिमेंट्स यहाँ पर अवेलेबल है तो मतलब आपका जल का निर्माण भी हुआ होगा। जब जलों की बात करते हैं तो ये जल यहाँ पर अवेलेबल है, और इस जल में अगर हम बात करें कि जो कोई यहाँ पे अगर थोड़ा सा एग्जाम्पल ब्रह्मांड की बात करें कि जैसे ये हमारे पास यहाँ सूर्य है, फिर हमारा बुध है, फिर हमारा शुक्र है, और फिर उसके अलावा हमारा यहाँ पे पृथ्वी और फिर आपका मंगल है, बाकी ग्रहों के क्रम है। तो यहाँ हमने देखो को मिला है कि जो सूर्य है, सूर्य की जो परिक्रमाएं करते हैं वो ग्रह कहलाते हैं, और इन ग्रहों की जो परिक्रमा करते हैं उन्हें हम उपग्रह कहते हैं। और इनके अलावा इनकी कक्षाओं में छोटे छोटे ऐसे पिंड जो होते हैं उनको हम उल्का पिंड कहते हैं, क्षुद्र ग्रह भी कहते हैं, और इनको इसलिए कहा जाता है कि ये पत्थर होते हैं और पत्थरों की आकृति होती है। जो ग्रह की गति जब ग्रह सूर्य की करता है तो उस गति के समय जो ऊष्माएं उत्पन्न होती है उनके कारण कुछ भाग टूट जाता है, जिन्हें हम उल्का पिंड या क्षुद्र ग्रह कहते हैं। जब ये अथवा गुरुत्वाकर्षण बल हो जाते हैं तो ये इन ग्रहों की कक्षाओं को त्याग कर कहाँ की ओर बढ़ने लगते हैं, पृथ्वी की ओर। तो ऐसा कहीं ना कहीं जब बात करें कि यहाँ ब्रह्मांड में एक आग का गोला था जिसमें हाइड्रोजन जो है उसकी मात्रा बहुत ज़्यादा थी। आज की हम अगर बात करें तो हमारे पास 3 लेयर्स हैं। एक अगर हम बात करें तो ब्रह्मांड हो जाता है हमारा, फिर एक वायुमंडल हो जाता है, और एक आपका धरातल। अगर हम बात करें कि जो ब्रह्मांड है वहाँ सबसे ज़्यादा अगर कोई गैस है तो वो है आपकी हाइड्रोजन। अगर हम वातावरण की बात करें तो यहाँ पर आपको मिलेगा क्या, नाइट्रोजन। और अगर हम यहाँ हमारे धरातल की बात करें तो यहाँ पे लगभग आपका ऑक्सीजन 46-7% में आपको मिल जाएगा। ये लगभग आपका 78% का जो रेशियो है ये मिल जाएगा आपको। फिर हाइड्रोजन जो है लगभग आपका 98% आपको यहाँ पे मिलेगा। तो अलग अलग जहाँ स्तरों की बात करें या मंडलों की बात करें तो वहाँ अलग अलग गैस विद्यमान है, और इन्हीं गैसों की विद्युतता की अगर हम बात करते हुए चले आगे तो यहाँ इतना बड़ा जब हाइड्रोजन जैसा तत्व जो है एलिमेंट्स है हमारे, ये एलिमेंट्स जब अपना बंध को जोड़ने का प्रयास करते हैं, और जोड़ने के बाद जब टूटते हैं तो एक नया तत्व बनता है, वो है हीलियम। हीलियम जब बनता है तो यहाँ पे ऊष्मा का उत्सर्जन होता है,
क्योंकि यहाँ जो ब्रह्मांड में सूर्य है उसके अंदर भी लगभग 3 अलग अलग लेयर्स आपको मिलेगी। और इन लेयर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ से जो किरणें हैं वो निकलती है, और जब ये पिंड टूटता है तो टूट कर कहीं ना कहीं कहाँ पर आकर गिरा, ये पृथ्वी वाले भाग पर। जब पृथ्वी वाले भाग पर आकर गिरता है तो हमने इस एक पिंड को नाम दिया है, और वो नाम दिया हमने इसको पेंजिया। ये जो पेंजिया वाला भाग है आपका, ये पूरा पिंड है जो ब्रह्मांड से आकर यहाँ पर गिरा है। और ये जो जल वाला भाग है इसको हमने यहाँ पे नाम दिया पेंथालासा। ये जो हमने पेंथालासा नाम दिया है और ये जो पेंजिया नाम दिया है, इनसे हम कहानी को आगे बढ़ाएंगे। पेंजिया जो है हमारा स्थल वाला भाग है, और जल वाला जो भाग है उसको हमने नाम दिया पेंथालासा। यहाँ पेंथालासा से हम महासागरों की कहानी समझेंगे, और जो पेंजिया है उससे हम कहानी समझेंगे महाद्वीप की। यहाँ पर अगर हम बात करें पेंजिया के बारे में और पेंथालासा के बारे में, जब हमने देखा कि कोई भारी वस्तु किसी हल्की वस्तु के ऊपर जब गिरती है तो कहीं ना कहीं हल्की वस्तु में प्रचलन प्रारंभ हो जाता है, मतलब उसमें परिवर्तन होता है। और यहाँ पर जब पेंजिया जो है उसमें भी ऐसा परिवर्तन जागता है। उसका कारण है कि लगभग पृथ्वी जो है उसमें कुछ बल काम करते हैं। जैसे हम बलों की बात करें तो एक बल आपका जो है यहाँ पे पृथ्वी के, हम अगर बलों की बात करें तो एक तो है आपका अंतर्जात बल, और उसके अलावा दूसरे बल की अगर हम बात करें तो वो है आपका बहिर्जात बल। जो अंतर्जात बल है वो पृथ्वी के आंतरिक वाले जो हिस्से हैं, जैसे आंतरिक हिस्सों की अगर हम बात करें तो ये पृथ्वी का जहां हम आज खड़े हुए हैं, जहां कोरोना से लड़ रहे हैं, वो वाला हिस्सा है आपका। और इसी में 3 अलग अलग भाग और मिलेंगे। जैसे आपका सबसे ऊपर वाला भाग है जिसे क्रस्ट है, फिर आपका मेंटल वाला भाग है, और फिर आपका कोर वाला भाग है। मतलब 3 भाग है आपके, तो भूपर्पटी, मेंटल में कोर वाला भाग, 3 भाग है। तो हम बात करते हैं कि अंतर्जात बल कहाँ मिलेगा आपको, तो पृथ्वी के आंतरिक भागों में मिलेगा। और बहिर्जात बल आपको कहाँ मिलेगा, तो पृथ्वी की बाहरी सतह पर मिलेगा। फिर हम यहाँ से बात करते हैं कि जो अंतर्जात बल होता है, इस बल के कारण क्या उत्पन्न होते हैं, तो एक तो तनाव, मतलब कि यहाँ पर एक टेंशन फोर्स का निर्माण होता है पृथ्वी के आंतरिक भागों में। और जब तनाव होता है तो या तो यहाँ पर प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती है, या एक दूसरे की कहाँ आती है, पास। जब प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती है तो इसको हम कहते हैं अपसारी बल। और यहाँ पर जब प्लेटें एक दूसरे के पास आती है तो इसे हम कहते हैं अभिसारी बल। फिर यहाँ से आगे बढ़ते हैं तनाव, और तनाव के अलावा यहाँ पे होता है संपीड़नात्मक बल। मतलब यहाँ पर एक कंप्रेस्ड फोर्स काम करता है, और इस कंप्रेस्ड फोर्स के कारण ही ये तनाव बल उत्पन्न होता है। और जब ऐसे तनाव उत्पन्न होते हैं तो यहाँ पर जो स्थल वाला भाग है उसके नीचे ये गतियाँ होने लगती है। अगर वहाँ पर इस अंतर्जात बल के कारण ये अपसारी बल काम कर रहा है तो ये प्लेटें दोनों एक दूसरे से अलग होने का प्रयास करेगी। और अगर अभिसारी बल काम कर रहा है तो ये एक दूसरे के काम आएंगी, पास में। जब ऐसा तनाव बल काम करता है तो ये पेंजिया कितने भागों में टूट जाता है, 2 भागों में। जब ये 2 भागों में टूटता है तो टूट कर ये अपने अपने क्षेत्र या माध्यम को क्या करने लगता है, गतियाँ। जब यहाँ ये वाला सिद्धांत हमें पता चलता है कि ये पेंजिया था, पेंजिया पर यहाँ पर अंतर्जात बल ने काम किया। अंतर्जात बल के अंतर्गत अगर बात करें तो तनाव बल और संपीड़नात्मक बल, जिसमें अपसारी बल और आएगा आपका अभिसारी बल। इन बलों के कारण यहाँ पर ये पेंजिया 2 भागों में टूट जाता है। और ये जब 2 भागों में टूटता है तो ये सारी कहानी हमें लगभग 1921 और 22 में लगभग एक वैज्ञानिक है, उनका नाम है सर वेनेगर, जिन्होंने बताया कि वास्तव में अगर पृथ्वी का निर्माण है या पृथ्वी पर आज जो महाद्वीप है, महासागर है, उनका निर्माण हुआ है तो वो एक पेंजिया था। और पेंजिया का मतलब एक स्थलीय टापू, जैसा हम लोकटक झील की बात करें तो तैरते हुए टापू हमें मिलते हैं वहाँ पे। तो इस पेंजिया पर एक अंतर्जात बल काम करता है जिसमें तनाव बल उत्पन्न होता है। इस तनाव के कारण ये पेंजिया 2 भागों में टूट जाता है। जब 2 भागों में टूटता है तो ये सारी कहानी बताने वाले व्यक्ति का नाम है वेनेगर।
इन्होंने बताया कि जब ये दो भागों में टूटा तो हमने एक उत्तर वाला भाग और एक दक्षिण वाला भाग, और जो उत्तर वाला भाग था उसको हमने नाम दिया यहाँ पर अंगारा लैंड, और उसके अलावा जो दक्षिण वाला भाग था उसको हमने यहाँ पे नाम दिया गोंडवाना। अब हम आज कहते हैं कि जब भारत की कहानियों को हम प्रारंभ करते हैं और उस भारत की कहानी की जब हम बात करते हैं तो बताते हैं कि भारत जो है लगभग एक एशिया महाद्वीप का देश है, और एशिया जो है वास्तव में एक देश है, वो है अंगारा लैंड का है। लेकिन फिर भी हम दोहराते हैं कि नहीं, भारत जो है वो अंगारा लैंड में नहीं आता है, वो किसमें आता है, गोंडवाना लैंड में आता है। फिर आगे हम यहाँ से बढ़ते हैं कि जो उत्तर वाला पेंजिया था उसको हमने अंगारा लैंड नाम दिया, और जो दक्षिण वाला पेंजिया था उसको हमने क्या नाम दिया, गोंडवाना। फिर यहाँ से आगे की ओर बढ़ते हैं कि जब ये दोनों अलग हुए होंगे तो यहाँ वाला जो पेंथालासा का जल था वो कहाँ चले गए, बीच में, और जब बीच में गया तो इस जल को वाली भाग को हमने नाम दिया यहाँ पे टेथिस सागर। मतलब हमने इस जल वाले को नाम दे दिया टेथिस सागर, और ये नाम देने वाले भी बने गए। फिर आगे कहानी बढ़ती है कि जब ये यहाँ पेंजिया के भाग टूटे और इन्होंने यहाँ से गतियाँ प्रारंभ की तो कहीं ना कहीं और बलों के कारण ये अपने बीच वाले भागों में से और भी टूटने लगे। टूटने के बाद ये इतने हल्के हो चुके थे कि हल्के होने के बाद जब तक इनको समतल वाला जल नहीं मिला जब तक ये रुके नहीं। जब रुकते हैं तो इसके आगे की कहानी हम आपको फिर बताना चाहते हैं, इसके लिए हम थोड़ा फिर अपने प्रीवियस कहीं और जाते हैं कि हमने इस अंतर्जात बल के माध्यम से समझा कि ये पेंजिया जो था कैसे अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के दो भागों में बढ़ता है। थोड़ा हम बहिर्जात बल के बारे में भी बात करते हैं कि जो बहिर्जात बल है वो लगभग पृथ्वी की बाहरी सतहों पे काम करता है, और अंतर्जात बल जो है पृथ्वी की आंतरिक सतह। अगर हमें अंतर्जात बल समझ में नहीं आता है तो उसको हम थोड़ा और आसान बनाएं। कभी कभी हमें भूकंप के झटके महसूस होते हैं, और अगर भूकंप के झटके महसूस होते हैं मतलब कि पृथ्वी के आंतरिक भागों में कोई हलचल होती है, तो वहाँ से हमने कभी पढ़ा होगा कि पी प्रकार की, एस प्रकार की और एल प्रकार की तरंगें होती हैं, और ये जो तरंगें होती है यहाँ आंतरिक भागों से कहाँ की ओर बढ़ती है, ऊपरी भागों में। तो कभी कभी तो यहाँ क्या हो जाती है, दरारें पड़ जाती हैं और यहाँ ऊपरी सरफेस जो है डिस्कलन होने लगता है। तो ये अंतर्जात बल के उदाहरण। बहिर्जात अगर बल की बात करें तो ये दो प्रकार से बल होते हैं, जैसे एक अपक्षय होना और एक आपका होता है यहाँ पे अपर्दन होना। अब अगर हम अपक्षय और अपर्दन की बात करें तो मैंने आपको जब नदियों का टॉपिक पढ़ाया होगा, लगभग भारत जो है एक अर्थव्यवस्था वाला देश है जो नदियों पे डिपेंड रहते हैं, तो हमने अपक्षय के बारे में बात की थी। अपक्षय का मतलब क्या होता है और अपर्दन का मतलब क्या है। मतलब ये आपका इंटरनल फोर्स की बात कर सकते हैं, ये एक्सटर्नल फोर्स की बात कर सकते हैं, और यहाँ तनाव का मतलब टेंशन फोर्स भी है, ये कंप्रेस्ड फोर्स है आपका। हम अपक्षय की बात करें मतलब वेदरिंग, और यहाँ अपर्दन का मतलब बात करें तो ये आपका सोइल एरोजन टाइप का जो होता है। अपक्षय का मतलब होता है कि हमारे पास एक पत्थर है और इस पत्थर की अगर बात करें कि ना तो यहाँ पर पानी गिरा हुआ है ना यहाँ पे कभी पानी गिरेगा, तो ऐसे समय पर यहाँ हमेशा सूर्य का प्रकाश पड़ता रहता है। जब सूर्य का प्रकाश इस पत्थर पर हमेशा पड़ता रहेगा तो इसमें जिन अणुओं के माध्यम से वो बंधा हुआ है वो अणु अपना बल क्या करेंगे, धीरे धीरे खोने लगेंगे। जब खोएंगे तो उनकी बाहरी परत जो है वो ऑटोमेटिक या अपने आप स्वतः ही क्या होने लगेगी, गिरने लगेगी। मतलब हमने देखा है गर्मियों के समय में हम प्लास्टिक की बाल्टियाँ अपने छतों के ऊपर रख देते हैं, लेकिन 1 महीने 2 महीने के बाद जब हटाने वाला आता है तो हम उसको देने का प्रयास करते हैं। जब उसको देते हैं तो वो बाल्टी ऑटोमेटिक टूटने लगती है। मतलब कि इतनी गर्मी में रहने के कारण उसमें जो अपने पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड्स बने हैं पॉलीएस्टर प्लास्टिक के, उनको खो चुकी है, और खोने के कारण वो लगभग यहाँ अपना एक जो उसमें ऊर्जा होनी थी वो खो चुकी है, और ऊर्जा के कारण वो टूटने लगती है। तो यहाँ पत्थर भी अपने आप यहाँ पे क्या होता है, टूटने लगता है। और यही कारण है कि जो रेतियों का निर्माण होता है नदियों में, राजस्थान में बालू रेती का निर्माण होता है, तो चट्टानें क्या होती है, धूप के कारण अपना जो बल है वो खो देती है और वो लगभग टूटने लगती है और टूटती है। तो पत्थर का यहाँ पर लगभग अगर हम कुछ पॉइंट्स रख दें कि अपक्षय होने का कारण क्या है, तो एक तो यहाँ पर है
कि लगभग एक तो ताप के कारण और लगभग यहाँ रासायनिक परिवर्तन, और रासायनिक परिवर्तन या भौतिक परिवर्तन की बात करें तो थोड़ा क्लाइमेट्स का भी कोई फर्क हो सकता है, उसका भी कारण हो सकता है। क्लाइमेट के अलावा अगर हम थोड़ा आगे बढ़े तो जैसे हमारा मानसून होता है, उससे थोड़ा आगे बढ़े तो तापमान इसका मुख्य कारण है। अब क्या हुआ, तापमान के कारण कोई भी पत्थर या चट्टान अपने स्थान पर स्वतः टूट गई, और टूटने के कारण अब क्या होगा कि ये तो अच्छे होगा कि पत्थर का ताप और दबाव के कारण प्रेशर की अगर हम बात करें, जैसे बोरिंग मशीन की अगर हम बात करें, बोरवेल की बात करें, खनन करते हैं तो हम लोग वहाँ प्रेशर के माध्यम से स्टोन को तो ब्रेक करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ ताप और दबाव के कारण पत्थर का अपने स्थान पर टूट कर गिरना क्या कहलाता है, अक्षय या वेदरिंग। इस पत्थर का ताप और दबाव से जो टूटा हुआ है उसका चाहे हम बात करें पवन हो मतलब हवा है या जल है, किसी भी माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचना क्या कहलाता है, हमारा अपरदन कहलाता है। ठीक है, तो मतलब हमने यहाँ समझा है कि पृथ्वी में दो प्रकार के बल होते हैं, एक अंतर्जात बल है, एक बहिर्जात बल है। इसमें एक अपक्षय होता है, एक आपका अपरदन होता है। और अपक्षय का मतलब है कि ताप और दाब के कारण पत्थरों का अपने स्थान पर स्वतः टूटना, और इनका हवा या जल हवा अन्य किसी माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर बह जाना, ये क्या कहलाता है, आपका अपरदन। ठीक है, हम इसके आगे अगर बढ़ते हैं तो अब यहाँ कहानी हमारी चल रही थी लगभग पेंजिया के ऊपर। पेंजिया जो है दो भागों में टूटता है, एक आपका अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड, और इन दोनों भागों की गतियाँ होती है, और ये उस जल वाले भाग में जहाँ पहुँचने का प्रयास करेंगे कि जहाँ इनको थोड़ा हल्का छिछला हुआ जल मिलेगा वहाँ जाके रुक जाते हैं। फिर हम इसके आगे बात करते हैं, तो इसके लिए हम एक मैप ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ से हम आगे की ओर बढ़े तो लगभग हमारे पास एक नया स्ट्रक्चर आता है, मतलब एक मैप आता है। हम अगर मैप की बात करें तो आप इससे बहुत बेहतरीन अगर मैप देखना चाहते हैं तो आप एटलस ऑक्सफोर्ड का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ हम जब पेंजिया की बात कर रहे थे, मतलब इस पेंजिया की बात, और यहाँ से जब दो भागों में ब्रेक होता है तो ये हम उत्तर में बात करें अंगारा लैंड और ये गोंडवाना लैंड, तो ये हमारा उत्तर अमेरिका, ये हमारा यूरोप, और यूरोप के अलावा ये हमारा एशिया वाला भाग, ये दक्षिण अमेरिका, ये आपका अफ्रीका, फिर आपका भारत, और ये ऑस्ट्रेलिया। मतलब ये अलग अलग भागों की हम बात कर रहे हैं, और ये हमने स्ट्रक्चर बनाया कि लगभग अगर हम बात करें कि जो पेंजिया का उत्तर वाला भाग है मतलब आपका अंगारा लैंड, इस अंगारा लैंड के अंतर्गत कौन कौन से महाद्वीप आते हैं, ये हमारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो एक तो सबसे पहले हम अगर बात करें यहाँ से तो आपका उत्तर अमेरिका, ये भी अंगारा लैंड का भाग है, यूरोप महाद्वीप ये भी अंगारा लैंड का भाग है, और एशिया महाद्वीप ये भी कौन सा भाग है, अंगारा लैंड का। फिर हम अगर बात करें कि इस गोंडवाना लैंड का भाग कौन कौन सा है, तो देखिएगा इस गोंडवाना लैंड के अंतर्गत आपका दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, उसके अलावा जो हमारा भारत देश है वो भी किसके अंतर्गत आता है, तो वो भी इस गोंडवाना के अंतर्गत आता है, और आपका ऑस्ट्रेलिया और आपका अंटार्कटिका। तो ऐसा एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि निम्न में से कौन सा महाद्वीप जो है गोंडवाना के अंतर्गत नहीं आता है, कौन सा अंगारा लैंड के अंतर्गत आता है। तो हमारे पास लगभग 1, 2, 3, 4 और 5, मतलब 4 तो हमारे पास महाद्वीप है, और एक देश है जो गोंडवाना लैंड में आता है, और यहाँ 3 महाद्वीप जो है वो अंगारा लैंड के अंतर्गत आते हैं। हम बात करते हैं कि अगर भारत के बारे में हम जानकारी यहाँ जानने का प्रयास कर रहे थे। अब यहाँ हमने महाद्वीपों तक की कहानी को समझा। जब जल के बारे में बात आती है कि यहाँ भारत जो है उसके लगभग दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी आती है, मतलब बे ऑफ बंगाल। अगर हम दक्षिण की बात करें तो यहाँ पे हिंद महासागर आता है, और दक्षिण पश्चिम की बात करें तो यहाँ आता है आपका अरब सागर। फिर अगर हम इधर की बात करें तो लगभग प्रशांत महासागर, मतलब पूर्वी प्रशांत आ जाता है। फिर यहाँ के उत्तर में आर्कटिक महासागर आ जाता है। फिर यहाँ अंटार्कटिक महासागर आ जाता है। फिर यहाँ का लाल सागर मिल जाएगा। फिर यहाँ भूमध्य सागर आ जाएगा, और भूमध्य के अलावा यहाँ अंटार्कटिक महासागर आ जाएगा आपका, और उसके अलावा यहाँ प्रशांत महासागर फिर से आ जाएगा। हालांकि हम कुछ खाड़ियों की बात करें जैसे मेक्सिको की खाड़ी है, तो ये अलग अलग छोटे छोटे जल क्षेत्र है।
फिर यहाँ हमारे पास ये महासागरीय जो क्षेत्र है, जो जल ही जल फैला हुआ है। अब जल अगर फैला हुआ है तो लगभग यहाँ पृथ्वी पर अगर बात करें तो 100% का यहाँ लगभग 71% के आसपास हमारे पास क्या मिल जाएगा, ये जल वाला भाग मिल जाएगा। और 29% का हमारे पास क्या है, स्थल वाला भाग मिल जाएगा। ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट है। फिर आगे बढ़ते हैं तो हम यहाँ भारत का भूगोल जानने का प्रयास करें। उसके लिए हमने इतना बैकग्राउंड बनाया है कि अब वास्तव में अगर भारत जो है उसका निर्माण हुआ है तो वो किस प्रकार से हुआ होगा, इस कहानी को समझाते हैं। लगभग 1960 में एक वैज्ञानिक जिनका नाम है हैरी हेस, और ये जो हैरी हेस है इन्होंने हमें एक नियम भी बताया जिसे हम कहते हैं प्लेट टेक्टोनिक मेथड्स के बारे में बताया। उसके अलावा इन्होंने, जिसे हम हिंदी में कहें तो प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत को समझाया कि जो भारत है उस भारत का वास्तव में निर्माण कैसे हुआ। भारत एक समय तक लगभग अफ्रीका वाले भागों से सटा हुआ क्षेत्र था, लेकिन यहाँ अंतरजात बल के कारण जब दो भाग वापिस से होना प्रारंभ होता है, मतलब इस भाग से अलग होकर इसने अपना प्रचलन प्रारंभ किया, मतलब गति होने लगती है। जब गति होती है तो ये भारत वाला जो हिस्सा है कहीं ना कहीं यहाँ पर आकर रुकता है। जब रुकता है तो भारत के लगभग दक्षिण पूर्व में आपको बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में हिंद महासागर और दक्षिण पश्चिम में आपको अरब सागर, और जो उत्तर वाला क्षेत्र है यहाँ पर एक सागर मिलता है जिसका हमने नाम दिया है तैतीस सागर। अगर इसके चारों तरफ तैतीस सागर वाला भाग है, मतलब इधर भी जल, इधर भी जल, इधर भी जल, इधर भी जल। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, कहते हैं कि महाद्वीप की अगर हम बात करें तो महाद्वीप का मतलब होता है, हम महाद्वीप का मतलब समझते हैं कि वहाँ स्थल वाला क्षेत्र जो तीन तरफ से किससे घिरा हो, जल से। जैसे हम अगर बात करें तो इधर पूर्वी क्षेत्र भी जल से घिरा हो, दक्षिण भी और आपका पश्चिम भी। लेकिन हमारा भारत जो है वास्तव में पश्चिम में पूर्णतः जल से नहीं घिरा है। हालांकि पश्चिम दक्षिण का स्लॉट और उसके अलावा पूर्व दक्षिण का क्षेत्र और पूरा दक्षिण ये जल से है। और उसके अलावा इस महाद्वीप की परिभाषा की बात करें कि स्थल का वह क्षेत्र जो तीन ओर से जल से घिरा हुआ है उसे हम क्या कहते हैं, महाद्वीप। फिर आगे बढ़ते हैं, महाद्वीप से आगे बढ़े तो आता है द्वीप। इस द्वीप का मतलब होता है कि वह स्थल वाला क्षेत्र जो चारों तरफ किससे घिरा हुआ है, जल से, और जो जल से चारों तरफ से घिरा हुआ है उसे हम द्वीप कहते हैं। जैसे महाद्वीप का मतलब अरब महाद्वीप या प्रायद्वीप भी कहते हैं हम। अब यहाँ थोड़ा हम महाद्वीप को हटा दिया जाए। महाद्वीप का मतलब बहुत सारे देशों का एक मिश्रण कह सकते हैं हम, और उस मिश्रण में बोले तो जैसे हम एशिया महाद्वीप की बात करें तो एशिया में भारत आता है, नेपाल आता है, पाकिस्तान आता है, बांग्लादेश आता है, अफगानिस्तान आता है, ईरान आता है, इराक आता है, टर्की आता है, आपका सऊदी अरब आता है, फिर तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ऐसे बहुत सारे देशों को मिलाकर जो एक भूखंड तैयार होता है उसे हम महाद्वीप कहते हैं। फिर इसके अलावा हमारे पास आता है प्रायद्वीप, और प्रायद्वीप का मतलब होता है कि किसी स्थल क्षेत्र का वह भाग जो तीन ओर से जल से घिरा है उसे हम प्रायद्वीप कहते हैं। उसके अलावा आगे बढ़े तो द्वीप का मतलब क्या होता है, तो वहाँ क्षेत्र, स्थल क्षेत्र जो चारों तरफ जल से घिरा हुआ है उसको हम क्या कहेंगे, यहाँ पे द्वीप कहेंगे। द्वीप का मतलब जैसे हमारे पास अंडमान निकोबार है, अंडमान निकोबार में चारों तरफ से क्या मिलेगा, आपको पानी मिलेगा, और इसीलिए हम उसको क्या कहते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप। फिर अगर हम बात करें प्रायद्वीप, अरब का प्रायद्वीप, तो अरब प्रायद्वीप मतलब ये तीन ओर से किससे घिरा हुआ है, पानी से। हम बात कर रहे थे भारत के बारे में। भारत के चारों तरफ की अगर हम बात करें तो इस समय कहा जाता है कि भारत को लगभग हिंदुस्तान के नाम से भी जाना जाता है, और उसके अलावा इसी के नाम पर हम अगर बात करें तो हिंद महासागर का नाम, और हिंद महासागर के नाम पर ही हिंदुस्तान का नाम। उसके अलावा भारत का नाम भी दिया गया, फिर इंडिया का नाम भी दिया गया,
और ये जो हिंदुस्तान नाम है ये सिंधु नदी के कारण भी माना जाता है। इंडिया नाम जो है ये भी सिंधु को जो अगर हम बात करें ब्रिटिशर्स की बात करें, आर्यों के समय की बात करें, तो वो इंडिया जो है एक नाम आया है कि जो हमारी सिंधु नदी है उस सिंधु नदी को इंग्लिश में इंडस नाम कहा जाता है और इंडस से हमारे पास एक वर्ड आया उसका नाम है इंडिया। भारत जो है कहते हैं कि आर्यों के कबीलों पर जो भरत सरदार हुआ करते थे उन्हीं के नाम पे भारत नाम दिया गया है। फिर एक नया नाम आता है जम्बूद्वीप। जम्बूद्वीप का मतलब है कि भारत को जम्बूद्वीप कहा करते थे और उसका कहने का कारण है कि वहाँ चारों तरफ से जल से घिरा हुआ था। कि पूर्व में अगर बात करें तो बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में अगर बात करें तो हिंद महासागर, और अगर हम यहाँ पश्चिम दक्षिण या दक्षिण पश्चिम की बात करें तो यहाँ हमारे पास क्या है, तो यहाँ अरब सागर है और उत्तर में हमारे पास क्या मिलता था, तो ये है हमारे पास टेथिस सागर। लेकिन ऐसा क्या है कि ये जो टेथिस सागर हुआ करता था उस आज कहाँ चले गया, और आज जिस भारत को एक द्वीप का दर्जा था वो आज एक प्रायद्वीप बनकर रह गया। तो इस कहानी को फिर हम समझते हैं कि भारत के मानचित्र के माध्यम से। यहाँ हमारे पास भारत के जो हम अगर फिर से पुनः हम बात करें तो यहाँ बंगाल की खाड़ी है और भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है, और हिंद महासागर के अलावा अगर हम बात करें तो इधर हमारे पास अरब सागर है। इस अरब सागर के ऊपर की अगर हम बात करें तो यहाँ हमारे पास एक सागर हुआ करता था जिसका नाम है पेंटिस महासागर। ये पेंटिस महासागर है। इसकी अगर हम बात करें आगे तो लगभग भारत जो है चारों तरफ जल से घिरा हुआ था, इसलिए हम इसको जम्बूद्वीप का भी नाम देते थे। लेकिन समय के साथ यहाँ सिंधु नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदियाँ और उसके अलावा सांगो या अन्य नदियों की बात करें तो इन सभी नदियों का पानी कहाँ गिरा करता था, टेथिस महासागर। जब टेथिस महासागर में पानी गिरता था तो इस जो टेथिस महासागर है इसमें कहीं ना कहीं जब नदियाँ प्रवाहित होती हैं तो वो अपने साथ अक्षय अपरदन के माध्यम से मिट्टी कंकड़ पत्थर बहा कर ले जाती है। काफ़ी वर्षों तक यहाँ पर वो अवसाद जमा होता गया। जब अवसाद जमा हुआ तो यहाँ पर लगभग कहते हैं कि अभिसारी बल, और हमने आपसे एक और बल की बात की है कि एक तो आपका अभिसारी बल और एक आपका अपसारी बल। अभिसारी बल का मतलब होता है दो प्लेटों का आपस में एक दूसरे की ओर बढ़ना, और अपसारी बल का मतलब होता है दो प्लेटों का एक दूसरे से दूर जाना। यहाँ जब दो प्लेटें एक दूसरे के पास आने का प्रयास करती हैं तो क्यों आएंगी, क्योंकि यहाँ पर अंदर इतना अवसाद जमा हो गया कि जमाव के कारण यहाँ पर दबाव बढ़ने लगा, और दबाव के कारण यहाँ पर हलचल होने लगी। जब हलचल होने लगी तो यहाँ पर अभिसारी बल के कारण जो एक हमारे पास प्लेट है, जैसे भारत है तो हमने इसको एक नाम दिया है भारतीय प्लेट, और अगर हम इसका नाम उदाहरण की बात करें तो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, अफ्रीकन प्लेट है, उत्तर अमेरिकन प्लेट है, अब दक्षिण अमेरिकन प्लेट है, यूरोपियन प्लेट है, एशियन प्लेट है। तो हमारे पास उस समय भारत जो महाद्वीप है वो अफ्रीका से अलग हुआ था और इसको हमने नाम दिया था भारतीय प्लेट। उसके अलावा हमारे पास एक ऊपरी क्षेत्र था इस टेथिस महासागर के उत्तर वाला जो क्षेत्र, और इस टेथिस से उत्तर वाला दक्षिण में भारत, उत्तर में एशिया। तो एशियन प्लेट भी हमने इसको नाम दिया है। एशियन के अलावा हमने इसको यूरेशियन प्लेट भी नाम दिया है। यूरेशियन प्लेट भी नाम दिया। यूरेशियन देने का कारण है कि हमारे पास एक एशियन है और एक यूरोप का भाग भी जुड़ा हुआ है, जिसे यूराल पर्वत दोनों को एशिया और यूरोप को अलग करता है। तो हमने यहाँ पर यूरेशियन प्लेट और भारतीय प्लेट जो है इस दबाव के कारण यहाँ स्खलन भी होने लगता है। साथ में भारतीय प्लेट और आपका यूरेशियन प्लेट एक दूसरे की ओर कहाँ बढ़ती है, नज़दीक आती है, मतलब एक दूसरे की ओर नज़दीक आने का प्रयास करती है। जब नज़दीक आती है तो यहाँ पर जो अवसाद जमा हुआ था वो अवसाद कहाँ की ओर आने लगता है, ऊपर की ओर। जब ऊपर आता है
तो यहाँ पर एक विशाल पर्वत का निर्माण होता है और उस पर्वत को हमने नाम दिया है हिमालय। ये हिमालय जो है इसका अगर हम बात करें कि ये भारत के उत्तर में स्थित है हिमालय, जिसका निर्माण कैसे हुआ है तो यहाँ पर टेथिस महासागर जो भारत के उत्तर में था, तो यहाँ भारतीय प्लेट और यूरेशियन जो प्लेट है दोनों एक दूसरे के नज़दीक अभी सारी बल के कारण बढ़ती हैं। बढ़ने के कारण दोनों प्लेट जब टकराती हैं तो अंदर का जो सागर में अवसाद था महासागर में वो ऊपर की ओर आने लगता है। जब ऊपर आता है तो यहाँ पर एक विशाल श्रृंखला पर्वत का निर्माण होता है, उसका नाम है आज हिमालय। और हिमालय जो है उसकी अगर हम बात करने का प्रयास करें तो ये सब हमें समझाया है एरियस ने, और ये बताया है कि हिमालय आज जो है उसका निर्माण हुआ है अगर भारत के लिए अमूल्य है, क्योंकि किसी भी देश के मानसून की अगर हम बात करें, देश की सुरक्षा की दृष्टि से बात करें तो उस देश में पर्वत पठार का बड़ा सहयोग होता है और मैदान का भी सहयोग होता है कृषि कार्य हेतु। तो यहाँ हिमालय जो है एरियस ने बताया कैसे निर्माण हुआ। अब अगर हम बात करें हिमालय जो पर्वत है वो लगभग आज बंगाल की खाड़ी से प्रारंभ होकर अंडमान निकोबार जो बने हुए यहीं से, तो आपका म्यांमार, बांग्लादेश, उसके अलावा नेपाल, भूटान, फिर तिब्बत वाला क्षेत्र आपका, फिर भारत के अलावा पाकिस्तान और अफगानिस्तान तक फैला हुआ है हिंदुओं के नाम से। हम अगर हिमालय की बात करें तो भारत में हिमालय के अलावा लगभग हिमालय, सतपुड़ा और आपका यहाँ पे विंध्याचल, और विंध्याचल पर्वत के अलावा यहाँ पूर्वी घाट और पूर्वी घाट के अलावा आपके पास पश्चिमी घाट। मतलब भारत जो है चारों तरफ से एक विविधता रखता है, एक आर्द्रता रखता है, एक यहाँ का वायुमंडलीय जो वातावरण बना हुआ है, इसी के लिए इसे एक सब कॉन्टिनेंट का भी नाम दिया गया है, जैसे पाकिस्तान है, नेपाल है, उसके अलावा आपका बांग्लादेश है, इनको श्रेणी में रखा गया है भारतीय उपमहाद्वीप की श्रेणी में, क्योंकि भारत के उत्तर में हिमालय मिलेगा आपको, उसके अलावा मध्य वाले भाग में मध्य प्रदेश में गुजरात से लेकर लगभग झारखंड तक सतपुड़ा पर्वत फैला हुआ है। इसी के बीच नर्मदा नदी प्रवाहित होती है और नर्मदा के दक्षिण वाले भाग की अगर हम बात करें तो यहाँ विंध्याचल आपको पर्वत मिलेगा। इस विंध्याचल श्रृंखला की अगर बात करें तो ये लगभग उत्तर भारत और दक्षिण भारत, यहाँ हम अगर बात करें मध्य प्रदेश के उत्तर में विंध्याचल पर्वत श्रेणी है जो लगभग यहाँ राजस्थान के अरावली से सटते हुए तो झारखंड बिहार तक फैली हुई है। इसी के बीच में नर्मदा नदी प्रवाहित होती है और इन नर्मदा नदी के दक्षिण की अगर हम बात करें तो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है जो लगभग आपके उत्तर भारत और दक्षिण भारत को डिवाइडेशन का भी काम करती है। उसके अलावा यहाँ गुजरात से लेकर तो केरल तक हमारा यहाँ पश्चिमी घाट है और पश्चिमी घाट जो है वो आर्द्रता के लिए जाना जाता है। उसके अलावा उड़ीसा पश्चिम बंगाल से प्रारंभ होकर तो हमारे दक्षिण में तमिलनाडु तक यहाँ पूर्वी घाट फैला हुआ है। ऐसा करके भारत के लगभग चारों तरफ पर्वत पठार मैदान श्रृंखलाएँ बनी हुई है, मैदान फैले हुए। फिर इसी क्रम में आगे की हम बात करें तो ये तो हमने भारत के निर्माण के बारे में कहानियों को समझने का प्रयास किया। अब आगे बढ़ें, हम भारत के क्षेत्रफल की अगर बात करें तो भारत का क्षेत्रफल लगभग शुरुआत करें तो हम इसमें भारत का जो पूरा क्षेत्रफल है वो 3 प्रकार से हमें मिलेगा। देखिए यहाँ पर कि भारत का स्थलीय जो पूरी बात करते हैं तो स्थलीय भाग में कितना मिलेगा हमें, उसके अलावा यहाँ पर तटीय वाला भाग कितना मिलेगा और यहाँ तट के साथ जल वाला भाग कितना मिलेगा। तो ये हम इस स्थल वाले जो कुल हमारा क्षेत्रफल मिलेगा उसके हिसाब से बात करेंगे। भारत का जो क्षेत्रफल है लगभग 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर या वर्ग किलोमीटर में हमें मिलेगा। ये जो क्षेत्रफल है ये हमारा उत्तर से लेकर मतलब नॉर्थ से लेकर तो यहाँ साउथ और आपका ईस्ट से लेकर तो यहाँ वेस्ट तक
ये हमारा जो क्षेत्रफल है पूरा, चाहे हम उसमें स्थलीय भाग की बात करें, मरुस्थलीय भाग की बात करें या जलीय भाग की, तो वहाँ हमारा पूरा क्षेत्रफल कितना मिलेगा हमें? 32,87,263। अगर हम बात करें कि भारत की जो स्थलीय सीमाएं हैं वो इस क्षेत्रफल का कितना हिस्सा रखती हैं, तो लगभग भारत की जो स्थलीय सीमा है वो गुजरात से प्रारंभ होकर तो यहाँ बांग्लादेश तक, मतलब यहाँ पश्चिम बंगाल तक आती है। तो यहाँ से लेकर तो पंजाब, जम्मू कश्मीर, यहाँ हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, म्यांमार, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा और इन क्षेत्रों से होते हुए अगर यहाँ तक के पूरे स्थलीय क्षेत्र की बात करें तो लगभग 15,200 किलोमीटर की सीमाओं को साझा करता है, जो इसी क्षेत्र का हिस्सा है। उसके अलावा अगर बात करें कि भारत की जो तटीय सीमा है वो कितने किलोमीटर की है, तो जिस स्थान से हमने यहाँ स्थलीय सीमा को प्रारंभ किया वहीं से हम तटीय सीमा को बात करते हैं, मतलब कोस्टल बाउंड्री को, तो यहाँ पश्चिम बंगाल तक आती है, जो यहाँ 6100 किलोमीटर की सीमा बनाती है। हम यहाँ तटीय क्षेत्र की ही बात करते हैं। जब तट से आगे बात करते हैं कि भारत का जल में भी कहीं कहीं हिस्सा फैला हुआ है, वो कितना है, तो हम यहाँ पर बात करें भारत का जो जल वाला क्षेत्र है लगभग 1500 किलोमीटर का दायरा अगर हम यहाँ पे बढ़ा दें तो लगभग 7,516-14 का एवरेज निकल जाता है। तो यहाँ लगभग 7,500 किलोमीटर का दायरा और हमारे पास बढ़ के आता है। तो मतलब भारत का स्थलीय जो क्षेत्र है वो 15,200 किलोमीटर की सीमा है। तटीय सीमा कितनी है? 6100 किलोमीटर की, और लगभग यहाँ 1400 किलोमीटर की जो सीमाएँ है वो जल के साथ वो फैली हुई है। ऐसा करके 1700 किलोमीटर की सीमाएँ तटीय और जल की हो जाती है। बाकी जो क्षेत्र बचा हमारा उसमें हमारे पास मरुस्थल भी मिलेगा, मरुस्थल के अलावा मैदान भी मिलेंगे, मैदान के अलावा हमारे पास पर्वत भी मिलेंगे, पर्वत के अलावा हमारे पास पठार भी मिलेंगे, और ऐसा करके ये पूरा जो क्षेत्रफल बचता है उसमें ये सभी इसी के अंतर्गत आते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं कि प्रत्येक देशों से लगभग बात करें तो हमारे देश में भी कहीं ना कहीं एक पूर्वी सीमा होगी जहाँ हमारे देश जाके ख़त्म होता है। और उसके अलावा अगर हम पश्चिम में जाएँ तो यहाँ भी जाकर हमारा देश खत्म होता है, और उत्तर में जाते हैं तो यहाँ हमारे देश की सीमा खत्म हो जाती है, और दक्षिण में जाते हैं तो यहाँ भी हमारे देश की सीमा लगभग खत्म हो जाती है। अगर हम बात करें कि हमारे देश का सबसे जो पूर्वी बिंदु है उस पूर्वी बिंदु का नाम क्या है, तो उसका नाम है यहाँ पे बलांगीर। और ये जो भारत का पूर्वी बिंदु है बलांगीर, ये कहाँ मिलेगा हमें? अरुणाचल प्रदेश में। मतलब अरुणाचल प्रदेश में बलांगीर एक गांव है, एक क्षेत्र मिलेगा। वहाँ पर अगर हम पहुँचते हैं तो वहाँ जाकर हमारे देश का सबसे पूर्व में जो बिंदु है वो खत्म हो जाता है, और यहाँ से म्यांमार देश क्या होता है? चालू होता है। अगर हम बात करें पश्चिम में, तो पश्चिम में यहाँ भुज क्षेत्र में पहुँचकर सर क्रीक के नाम से एक स्थान मिलेगा, वहाँ जाकर हमारे देश का सबसे पश्चिमी बिंदु क्या होता है? खत्म हो जाता है। अगर हम उत्तर दिशा की ओर बात करें तो भारत का जो सबसे उत्तरी बिंदु है उसका नाम है इंदिरा कॉल। ये जो इंदिरा कॉल है ये भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है, यहाँ जाकर हमारी सीमा खत्म हो जाती है काराकोरम के पास, और यहीं से चीन की सीमाएं प्रारंभ होती है। अगर हम दक्षिण की बात करें तो यहाँ से थोड़ा एक अलग कहानी रूप लेती है कि भारत के हम जिन बिंदुओं की बात करें वो भी स्थलीय बिंदु है, ये भी स्थल वाला बिंदु और ये भी स्थल वाला। तो अगर भारत का सबसे पूर्वी बिंदु स्थलीय बलांगीर, ये स्थलीय इंदिरा कॉल, और ये हमारा सरक्रिक, और अगर दक्षिण में स्थलीय बिंदु है तो उसका नाम है यहाँ पे कन्याकुमारी। और इसके अलावा यहाँ इस कन्याकुमारी का एक और नाम जानने का प्रयास करें तो वो नाम है यहाँ पे केप केमोरिन। इस केप केमोरिन के अलावा हम बात करें कि भारत का सबसे दक्षिणतम जो बिंदु है उसका नाम क्या है, तो वो आपको अंडमान निकोबार। इस अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है हमारे केंद्र शासित प्रदेश, इसमें निकोबार के सबसे दक्षिण में एक बिंदु मिलता है, उसका नाम है इंदिरा पॉइंट।
और ये इंदिरा जो पॉइंट है ये हमारे भारत का सबसे दक्षिणतम जलीय बिंदु है। अगर भारत का सबसे दक्षिण स्थलीय बिंदु कौन सा है तो कन्याकुमारी, और भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है तो वो है हमारा इंदिरा पॉइंट। आगे की हम बात करें कि भारत का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में अगर हम कहानी को समझें कि यदि कोई ट्रेन यहाँ से चलना प्रारंभ करती है तो भारत के दक्षिण में अगर कन्याकुमारी तक पहुँचती है या फिर वो पूर्व में बनारस से प्रारंभ होती है और अगर बुद्ध जिले तक पहुँचती है गुजरात के, तो कितना किलोमीटर चलती होगी ये हमें अनुमान लगाना आवश्यक है। तो यदि हम ये जानना चाहते हैं तो इसके लिए हमारे पास कुछ रेखाओं के माध्यम से भी हम जानकारियाँ प्राप्त करते हैं। जैसे हमने अक्षांश रेखाओं का बारे में आपको पढ़ाया है, उसके अलावा आपको हमने देशांतर रेखाओं के बारे में पढ़ाया है। इन रेखाओं के माध्यम से भी हम जानकारी को प्राप्त करते हैं। हालांकि यहाँ से लेकर भारत के उत्तर से लेकर तो दक्षिण तक भारत की लंबाई कितनी है तो ये मिलेगी आपको 3214 किलोमीटर। मतलब अगर एक व्यक्ति यहाँ से चलना प्रारंभ करे और यहाँ पहुँचे तो उसे कितना किलोमीटर चलना है तो 3214 किलोमीटर चलना है। अगर कोई व्यक्ति यहाँ बनारस से चलना प्रारंभ करे और सरक्रिक तक जाए तो उसे कितना किलोमीटर चलना पड़ेगा तो यहाँ से चलना पड़ेगा 2933 किलोमीटर। मतलब इस उत्तर से दक्षिण तक भारत की लंबाई 3214 किलोमीटर है और भारत से पूर्व से पश्चिम तक की जो लंबाई है वो कितना है 2933 किलोमीटर मिल जाएगा। अब अगर हम बात करें थोड़ा यहाँ हमारा एक पॉइंट और प्रारंभ होता है कि हमारे जो विद्यार्थी हमेशा एक ही पॉइंट में जाकर भूल जाते हैं कि अक्षांश और देशांतर वाली जो कहानियों की हम बात करते हैं जब भी कि भारत की बात करें चाहे किसी अन्य देश की, प्रत्येक देशों में जो समय का निर्धारण होता है, क्षेत्र का निर्धारण होता है वो अक्षांश और देशांतर रेखाओं के माध्यम से होता है। जैसे हम बात करते हैं कि एक व्रत होता है, इस व्रत से लगभग कर्क रेखाएं भी गुजरती हैं और मकर रेखाएं भी गुजरती हैं और इसके अलावा भूमध्य रेखाएं भी गुजरती हैं। मतलब पृथ्वी जो है इसका सर्कल है, व्रत है, इसके बीचों बीच से लगभग भूमध्य रेखा गुजरती है, उत्तरी में कर्क रेखा और दक्षिण में मकर रेखा। जब हम बात करते हैं कि पृथ्वी के जो लेटी हुई रेखाएं होती है उन रेखाओं को हमने एक नाम दिया, वो है हमारी अक्षांश रेखाएं, मतलब उनको बोला जाता है लेटीट्यूड लाइंस। इसके अलावा जो रेखाएं पृथ्वी के वृत्त पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती है लंबवत, उनको हम देशांतर रेखाएं कहते हैं और इन देशांतर रेखाओं को लॉन्गिट्यूड भी कहा जाता है। अब अगर हम बात करें कि प्रत्येक देश की एक अक्षांश स्थिति होती है, एक देशांतर स्थिति होती है, तो यहाँ जो अक्षांश स्थिति है, भारत की जो अक्षांश स्थिति है वो कितने डिग्री से चालू होती है या कितने डिग्री से प्रारंभ होती है, तो यहाँ हम बात करेंगे कि भारत की जो अक्षांश स्थिति प्रारंभ होती है 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश। अब हमने इसको उत्तरी अक्षांश नाम क्यों दिया ये हम आगे आपको बताएंगे। उसके अलावा ये दक्षिण से भारत की स्थिति प्रारंभ हो रही है और भारत के उत्तर में कहाँ तक जाती है अक्षांश स्थिति, तो 8 डिग्री से प्रारंभ होकर ये लगभग यहाँ पर 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश तक जाती है। ये भारत की अक्षांश स्थिति है। अब अगर हम बात करें कि भारत की जो देशांतर स्थिति है वो यहाँ पश्चिम में कितने डिग्री से प्रारंभ होती है और यहाँ पूर्व में कितने डिग्री में जाकर खत्म होती है। तो भारत की जो देशांतर स्थिति है वो पश्चिम में 67 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर से प्रारंभ होकर पूर्व में 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर तक पहुँचती है। अब अगर हमने इनको नाम दिया है कि हमने यहाँ इसको अभी दक्षिण से चालू किया फिर उत्तर नाम क्यों दिया है, अगर ये उत्तर में खत्म हुआ है तो इसको उत्तर नाम दिया जो सही है, लेकिन इधर हमें समझ में नहीं आता है कि पश्चिम से प्रारंभ किया और हमने इसको पूर्वी देशांतर नाम दिया है,
तो ये हम आपको आगे की जो कहानी होगी उसमें फिर बताया जाएगा, आगे की क्लास की चैप्टर होगी कि यहाँ पर हम बात करें कि भारत की अक्षांश स्थिति कितने डिग्री से प्रारंभ होती है। तो भारत की अक्षांश स्थिति दक्षिण में 8 डिग्री 4 से प्रारंभ होकर उत्तर में 37 डिग्री 6 उत्तरीय अक्षांश तक जाती है। इधर पश्चिम में भारत की देशांतर स्थिति 67 डिग्री 7 देशांतर से प्रारंभ होकर तो पूर्व में 97 डिग्री 25 देशांतर तक पहुंचती है। इसी को आगे हम अगर बढ़ाएं तो ये अक्षांश और देशांतर रेखाओं की, इन रेखाओं से हमने इन कहानियों को समझा है। आगे की ओर अगर हम बढ़े तो थोड़ा आपको अक्षांश और देशांतर रेखाओं की कहानियों को भी समझाने का प्रयास करेंगे। कुछ विद्यार्थी सोचते होंगे कि सर आपने जो पहले पढ़ाया था, जैसे अगर हमने विश्व की जनसंख्याओं को रखा, भारत की जनसंख्याओं को रखा, हमने विश्व का क्षेत्रफल रखा, भारत का क्षेत्रफल रखा, हर पॉइंट टू पॉइंट हमने बात की थी। तो ऑन द स्पॉट इन फ्रंट ऑफ मी यू सीड हियर, आप यहीं थे, सामने थे, तो कहीं ना कहीं आप हमसे प्रश्न पूछने की जिज्ञासाएं रखते हैं, हम उनका यहाँ तुरंत जवाब भी देते हैं। फिर उसी को आगे बढ़ाते हैं। तो इस ऑनलाइन माध्यम से हम आपको कम समय में वो जानकारियाँ जो आपको नहीं समझ में आती थी उनको पहुँचाने का प्रयास करें। हालांकि बहुत सारे जो विद्यार्थी हमसे पढ़े हुए हैं उनके पास ये सभी जो हमने डायग्राम को ड्रॉ किया है, जो समझा रहे हैं, सब लिखा हुआ है, उनको स्पष्ट तरीके से लिखाया गया था और इससे भी कहीं बेहतरीन उनको लिखाया गया था। हम इसी को आगे बढ़ाते हैं। तो इसमें हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे पृथ्वी के वृत्त के बारे में, फिर अक्षांश रेखाओं को कैसे निकाला जाता है, कैसे अगर इनको पूर्वी बोल रहे हैं तो क्यों बोलते हैं, अगर इनको हमने उत्तर दक्षिण से बोला है तो क्यों बताया है, फिर हम अगर किसी देश का मानक समय निकालना है तो कैसे निकालते हैं, किसी देश का मध्य बिंदु निकालना है तो कैसे निकालते हैं। इन सभी जानकारियों को हम आगे